हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के क्लास में अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि डिबेंचर क्या होता है। ओके, उसके लिए वी विल टेक एन एग्जांपल। मान लो एक कंपनी है। कंपनी को क्या करना है? टाइम पास तो करना नहीं है, कंपनी को करना है बिजनेस। बिजनेस करने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा। क्या चाहिए? मनी। ओके, अब ये कंपनी के पास पैसा कहां से आए? कंपनी के पास पैसा आने का सोर्सेस क्या है देखना। आपने ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हैं। कंपनी चाहे तो पैसा ले सकता है फ्रॉम बैंक। बैंक से जो पैसा लेगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक लोन। बैंक लोन। अगर कंपनी बैंक से लोन लेगा तो कंपनी फिर बैंक को वापस क्या लौटाएगा? उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा, प्लस एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके प्रिंसिपल का पैसा भी दे देगा। राइट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों लौटा देगा बैंक को। ओके, कंपनी के पास और क्या ऑप्शन है पैसा लेने का? कंपनी जा सकता है पब्लिक के पास। कंपनी जाएगा पब्लिक के पास। पब्लिक के पास किसके थ्रू जाएगा? अंडरराइटर्स के थ्रू जाएगा। अंडरराइटर्स के थ्रू कंपनी जाएगा पब्लिक के पास और बोलेगा, सुनो पब्लिक, मेरे को चाहिए पैसा, तो आप मेरे को पैसा दीजिए और मैं आपको क्या दूंगा? पब्लिक से क्या लिया? फ्रॉम पब्लिक। पैसा लिया फ्रॉम पब्लिक। और पब्लिक को बदले में क्या क्या दे सकता है? शेयर इन द कंपनी। और डिबेंचर्स। कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेगा तो कंपनी को बदले में क्या देगा? पब्लिक को बदले में क्या देगा? पब्लिक को बदले में देगा क्या? तो शेयर इन द कंपनी। शेयर इन द कंपनी मतलब कंपनी में ओनरशिप दे देगा, मालिक बना देगा। शेयर होल्डर बनाना मतलब कंपनी का मालिक बना देना। लेकिन कंपनी ऐसा भी तो चाह सकता है कि मेरे को पब्लिक को ओनर नहीं बनाना है, शेयर्स नहीं देना है, लेकिन फिर भी पब्लिक से पैसा लेना है। तो पब्लिक से पैसा कैसे लें? देयर इज अनदर वे कि कंपनी पब्लिक से लोन ले सकता है। पब्लिक से लोन लेने का तरीका जो है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर के फॉर्म में कंपनी क्या करता है? कंपनी पब्लिक से लोन ले लेता है। राइट? डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन फॉर द कंपनी। अब इस डिबेंचर के बदले कंपनी एक्चुअल में पब्लिक को दे क्या रहा होगा? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ध्यान से समझना। कंपनी पब्लिक से जब पैसा लेगा तो क्या तो शेयर्स इशू करेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में। या फिर कंपनी बोलेगा पब्लिक को, सुनो पब्लिक, प्लीज मेरे को लोन दे दो, उस लोन के ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा एंड प्लस आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो भी वापस लौटा दूंगा। ओके, अब देखो, अपने ऑलरेडी जानते हैं किसी भी कंपनी का या किसी भी एंटिटी का लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में क्या होता है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, जो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करता है, शेयर्स इशू करता है, वो चला जाता है यहां पे शेयर कैपिटल। और शेयर्स इशूड, ओनरशिप, शेयर्स इशूड टू पब्लिक। और कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करता है, एज आई टोल्ड यू, इट इज लाइक अ लोन टेकन। तो वो कंपनी का ओनरशिप नहीं देता है पब्लिक को,
वो क्या करता है, पब्लिक से लोन लेता है। लोन मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज, राइट। तो डिबेंचर हो गया आउटसाइड लाइबिलिटीज, राइट। जब अपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर किए, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में अपने इस बारे में बात नहीं किए कि कंपनी पब्लिक को वापस पैसा लौटाएगा क्या। उसका भी लौटाने का तरीका है, बट वो डिस्कशन के बाहर है। लेकिन अगर कंपनी लोन लेगा तो लोन तो वापस लौटाना पड़ेगा ही, राइट। ऐसा थोड़ी ना कर सकता है कंपनी, ये पब्लिक को थोड़ी ना बोल सकता है कि पब्लिक सुनो, मेरे को तुम पैसा दे दो और उस पैसा के ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। खाली इंटरेस्ट देने से बात नहीं चलेगा। ये जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, ये जो डिबेंचर का अमाउंट पब्लिक से लेगा, ये भी तो वापस देना पड़ेगा, ये भी तो लौटाना पड़ेगा, राइट। नहीं तो कोई पब्लिक देगा क्या पैसा? कोई पब्लिक फिर कंपनी को पैसा नहीं देगा अगर वो डिबेंचर का पैसा नहीं लौटाएगा। लेकिन डिबेंचर का पैसा कंपनी कब लौटाएगा पब्लिक को? क्या नेक्स्ट डे लौटा देगा? मजाक करने के लिए थोड़ी ना पैसा लेगा। कंपनी पैसा लेगा पब्लिक से बिजनेस करने के लिए, बिजनेस जमाने के लिए। जनरली डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स, 5 साल 10 साल के लिए लोन लिया जाता है। तो कंपनी पैसा लौटाएगा, बट कब लौटाएगा? 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल के बाद, राइट। तब तक वो उस पैसा से अपना बिजनेस करेगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी क्या कर रहा होगा? कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा होगा डिबेंचर होल्डर्स को। जिन लोग से पैसा लिया है डिबेंचर के नाम पर, उन लोग को डिबेंचर के ऊपर एक इंटरेस्ट दे रहा होगा। वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, वो डिबेंचर के साथ प्रीफिक्स करके लिखा हुआ रहेगा, वो हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ लोन फॉर द कंपनी। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लोन फॉर द कंपनी। ओके, अब ये डिबेंचर कंपनी इशू कैसे करता है? डिबेंचर इशू करता है कंपनी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स। सपोज कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपया, कंपनी को चाहिए ₹10 लाख। कंपनी क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी कितना इशू करेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करेगा दैट इज ₹10 लाख डिवाइड बाई ₹100 ऑफ ईच डिबेंचर, दैट इज 10,000 डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 10,000। कंपनी बोलेगा पब्लिक को अगेन कंपनी कैसे बोलेगा? जाएगा अंडर राइटर के पास, अंडर राइटर को बोलेगा कि अंडर राइटर प्लीज मेरे लिए प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाओ अच्छे से और पब्लिक तक पहुंचाओ, और पब्लिक से पैसा लेके आओ मेरे लिए, राइट। अंडर राइटर उसके लिए क्या करेगा? अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करेगा। द प्रोसेस इज एग्जैक्टली लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में देखे थे कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू कैसे पब्लिक को अट्रैक्ट करेगा, पब्लिक को, एंड शेयर्स का पैसा लेगा, उसी तरह से कंपनी क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस छपवाएगा। उस प्रोस्पेक्टस में लिखेगा कि कंपनी का ये प्लान्स है, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्लान के लिए कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए। ये 10 लाख रुपीज कंपनी डिबेंचर के थ्रू लेना चाह रहा है, इसलिए कंपनी इशू कर रहा है 100 रुपया का डिबेंचर। तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर जो कंपनी इशू कर रहा है दैट इज 10,000। और उसके साथ में कंपनी क्या देगा? एप्लीकेशन फॉर्म देगा। जो भी इन्वेस्टर होगा, जो इंटरेस्टेड होगा कंपनी को पैसा देने में, पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होगा पब्लिक को पैसा, कंपनी को पैसा देने में? पब्लिक इंटरेस्टेड होगा बिकॉज पब्लिक को चाहिए इंटरेस्ट इनकम, और बाद में प्रिंसिपल का पैसा तो वापस मिल ही रहा है। ओके, इट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर्स। ओके, अब अपने इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी है कंपनी ए, दूसरा कंपनी है बी। दोनों कंपनी का बिजनेस इज एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम बिजनेस है, राइट। कैपिटल दोनों कंपनी में बिल्कुल सेम लगा हुआ है। ओके, प्रॉफिट्स ऑफ
लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स भी एकदम सिमिलर है, बट कंपनी ए का जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी मतलब कंपनी ए का गुडविल ज्यादा है, कंपनी बी का गुडविल इतना अच्छा नहीं है। ओके, कंपनी ए का गुडविल क्यों अच्छा है? क्योंकि कंपनी ए का जो मैनेजमेंट है, कंपनी ए का जो ओनर्स लोग है, जो डायरेक्टर्स लोग है, वो लोग का पब्लिक में रेप्यूटेशन एंड पब्लिक में इंपैक्ट बहुत अच्छा है। ओके, तो उसके वजह से लोगों को कंपनी ए में ट्रस्ट ज्यादा है। ओके, कंपनी ए ज्यादा डिपेंडेबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है पब्लिक को। ओके, अब एक बात समझो, अगर कंपनी ए बोलता है, कंपनी ए बोलता है मेरे को 100 रुपया दो, डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू कर रहा है, 100 रुपया का डिबेंचर कंपनी ए भी इशू कर रहा है, कंपनी बी भी इशू कर रहा है डिबेंचर्स, ठीक है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कंपनी ए बोल रहा है कि आई विल गिव इंटरेस्ट ऑफ 9%, एंड कंपनी बी भी बोल रहा है इंटरेस्ट देंगे 9%। प्लीज समझिएगा इस बात को ध्यान से, कंपनी ए कंपनी बी एग्जैक्टली सेम है, बट कंपनी ए का गुडविल अच्छा है, लोगों को ट्रस्ट ज्यादा है कंपनी ए के ऊपर। ओके, दोनों कंपनी को पैसा चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, तो वो लोग क्या किया, 100 रुपया का डिबेंचर इशू कर दिया। ओके, 100 रुपया का डिबेंचर इशू किया, और दोनों ही कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट 9%। पब्लिक कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा? कौन से कंपनी को, कंपनी ए को या कंपनी बी को, कौन से कंपनी को इजीली लोन मिल जाएगा? ऑब्वियसली कंपनी ए को, बिकॉज कंपनी ए के ऊपर पब्लिक को ट्रस्ट ज्यादा है, राइट। अब कंपनी बी क्या करे? कंपनी बी को भी तो बिजनेस करना है, तो कंपनी बी क्या करेगा? कंपनी बी बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, हम लोग दोनों एग्जैक्टली सेम कंपनी है, बट क्योंकि कंपनी ए का गुडविल बेटर है, तो वो 9% इंटरेस्ट दे के चल जा रहा है। आई विल गिव यू इंटरेस्ट ऑफ 11%। अब बात को ध्यान से देना, यहां पर अब पब्लिक दुविधा में पड़ जाएगा, कंपनी ए को पैसा दे या कंपनी बी को पैसा दे, क्योंकि कंपनी ए का गुडविल तो अच्छा है, ट्रू, बट वो इंटरेस्ट दे रहा है सिर्फ 9%, वेर एज कंपनी बी को अगर पैसा दे तो पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा 11%, राइट। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स वेरी कर रहा होगा, इंटरेस्ट रेट्स वेरी कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जैसे कंपनी ए का गुडविल मान लो बहुत अच्छा है, तो कंपनी ए क्या बोलता है पब्लिक को? पब्लिक को बोलता है कि मेरे को आज आपसे 100 रुपया नहीं, 110 रुपया चाहिए, मेरे को आज आपसे 100 रुपया नहीं 110 रुपया चाहिए, बाद में हम लौटाएंगे, आज से 5 साल बाद जब हम डिबेंचर का पैसा लौटाएंगे, उस टाइम पे हम देंगे सिर्फ 100 रुपया, बट आज हम डिबेंचर इशू करेंगे प्रीमियम में, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है पब्लिक से। ओके, बट कंपनी बी बोलेगा नहीं, मेरे को तो 100 रुपया दे दो, उसके बदले हम पूरा 100 लौटा देंगे, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज डिबेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एट प्रीमियम, जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर्स। जैसे इशू ऑफ शेयर्स में अपने शेयर्स इशू कर रहे थे एट प्रीमियम, कंपनी इशू कर सकता था शेयर्स एट अ प्रीमियम, वैसे ही डिबेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एट प्रीमियम। एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि डिबेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी एट डिस्काउंट, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। सर इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा और एक बार बताइए। कंपनी बी का रेप्यूटेशन इतना अच्छा नहीं है, सपोज कंपनी ए बोल रहा है मेरे को 110 रुपया दो, बाद में हम रिपेमेंट करेंगे कितना, रिपेमेंट करेंगे कितना, 100 रुपया ही, और इंटरेस्ट भी हम खाली 9% देंगे। कंपनी बी बोल रहा है हम इंटरेस्ट रेट देंगे 11%,
बाद में हम भी लौटाएंगे 100 रुपया, और अभी मेरे को 100 रुपया दे दो। उसके बाद भी हो सकता है कि कंपनी ए का गुडविल इतना अच्छा है, लोग फिर भी कंपनी ए को ही पैसा दे रहे हैं, कंपनी बी को उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब कंपनी बी कहां जाए, अब कंपनी बी क्या करे? तो कंपनी बी ऐसा सिचुएशन में क्या करेगा? बोलेगा चलो मेरे को अभी 100 रुपया मत दो, मेरे को अभी सिर्फ 90 रुपीज दे दो। इसका मतलब कंपनी बी इज इशूइंग द शेयर्स एट डिस्काउंट। ध्यान से समझना, जब कंपनी 10 रुपया प्रीमियम मांगता है, वो कंपनी का प्रॉफिट है, वो कंपनी के रिजर्व में चला जाता है बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन अगर कंपनी को शेयर्स डिस्काउंट में इशू करना पड़ रहा है, का मतलब ये कंपनी का नुकसान है, ये कंपनी का नुकसान है। कंपनी को आज के डेट में मिल रहा है सिर्फ 90 रुपीज, बाद में जाके लौटाना पड़ेगा 100 रुपीज। So now here in this chapter we are going to do another element, that is a discount on issue of debentures, जो कि हम लोग issue of shares में कवर नहीं किए थे। This was the basic concept, जहां से हम लोग अब चैप्टर में किस टाइप का सम्स आता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है एक सिंपल सम्स, सिंपल या नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर इशूड एट 100, 100 रुपीज का फेस वैल्यू का डिबेंचर इशूड एट 100। एट प्रीमियम मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर इशूड एट ₹110, और एट डिस्काउंट। ओके, ये वाला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली सिमिलर टू इश्यू ऑफ शेयर्स है, जो हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं, ये एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट दैट ये डिस्काउंट वाला चीज हम लोग को एक बार देखना है इस चैप्टर में। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। वहां पे भी अपने देखे थे जब मशीनरी खरीद रहा है तो उसके बदले शेयर्स इशू कर रहा है, राइट। तो जो शेयर्स इशू हो रहा है दैट इज नॉट फॉर कैश, दैट मींस शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिमिलरली डिबेंचर में भी हम लोग देखेंगे डिबेंचर्स आर इशूड टू वेंडर्स जिनसे मशीनरी खरीदेंगे, बाकी कोई असेट्स एंड लायबिलिटीज पूरा टेक ओवर कर लेंगे बिजनेस, उसके बदले डिबेंचर इशू करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये किसको किसको दे सकता है कंपनी? टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को क्यों देगा? प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के टाइम पर प्रोमोटर्स लोग कंपनी को बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस के बदले कंपनी प्रोमोटर्स बोल सकते हैं कि वी वांट सम डिबेंचर्स। उस केस में डिबेंचर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो लोग के सर्विस के बदले दिया जा रहा है, उस सर्विस को बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। टू अंडरराइटर्स, राइट। अंडरराइटर लोग भी हम लोग को सर्विस देते हैं। अंडरराइटर कंपनी को क्या सर्विस देता है? प्रोस्पेक्टस छापता है और प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग वगैरह पूरा प्रॉपर करके पब्लिक से पैसा उठाने का काम करता है, पब्लिक से पैसा बटोरने का काम करता है। तो उसके बदले अंडरराइटर्स लेता है अंडरराइटिंग कमीशन, वो अंडरराइटिंग कमीशन के बदले हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। थर्ड
टू वेंडर्स। वेंडर्स मतलब क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, जिनसे हम लोग मशीनरी खरीदे हैं, कोई दूसरा फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, और मान लीजिए पूरा का पूरा उस कंपनी का कोई दूसरे कंपनी का बिजनेस खरीद लिया, कोई दूसरा एंटिटी ही पूरा खरीद लिया, उसका सारा असेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग करे हुए हैं। जब कोई कंपनी किसी दूसरे एंटिटी का सारा असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद लेता है, तो अपने जिस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कंपनी क्या करेगा, जो जो असेट आ रहा है वो असेट को डेबिट कर देगा, जो जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर देगा, राइट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट, ये वाला पार्ट ही हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। फॉर असेट्स और अदर बिजनेसेस परचेज्ड। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स when terms of redemption is given। ओके, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर ये एग्जैक्टली सिमिलर टू जो अपने ये वाला सम अपने देखेंगे, बट यहां पर क्या डिफरेंस है, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर हम लोग को ये बात पता है कि रिडेम्पशन कैसे होने वाला है। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। डिबेंचर का जब पेमेंट होगा आज से 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल के बाद, तो वो रिडेम्पशन के टाइम पर कितना अमाउंट पेमेंट होगा ये हम लोग को अभी आज ही पता है। रिडेम्पशन के टाइम पर भी कंपनी कैन रिडीम द डिबेंचर्स एट पार एट प्रीमियम। डिस्काउंट में रिडेम्पशन नहीं होता है। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर एट पार, मतलब 100 रुपया का डिबेंचर है तो 100 रुपया लौटाएंगे एट द एंड ऑफ डिबेंचर का टर्म, या फिर 100 रुपया से ज्यादा 110 लौटाएंगे, राइट। ये हम लोग को अगर आज पता है तो उससे हम लोग का अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये वाला एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो थर्ड वाला पार्ट है। ये भी हम लोग आज के क्लास में इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आता है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दिस इज अ लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है। 10-15 मिनट्स का डिस्कशन है इसके ऊपर। ये हम लोग जब करेंगे देन वी विल सी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर इज अ लोन फॉर द कंपनी, उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देगा कंपनी। यहां पर भी हम लोग को 2-3 सम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे तो आप जानते हैं ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री क्या होता है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जिसको पेमेंट करना है, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। बट यहां पर एक छोटा सा टीडीएस का एडजस्टमेंट हम लोग को समझना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का। इसलिए हम लोग को इसके ऊपर भी 2 सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इजी, वी नीड टू जस्ट प्रैक्टिस 2 सम्स ऑन दिस। लास्ट इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो टोटल इस सम से ये 6 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सिंपल जो नॉर्मल सम्स है ये एग्जैक्टली सेम एज जो इश्यू ऑफ शेयर्स है। हम लोग जो आज के क्लास में करने वाले हैं वो है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स व्हेन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन इज गिवन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि इसमें
किस तरह का एंट्रीज करना रहेगा। सिंपल नॉर्मल सम्स जो आएगा उसमें कंपनी सपोज 10 लाख रुपीस चाहिए तो 10,000 डिबेंचर्स आर इशूड ऑफ ₹100 ईच एट पार, राइट। तो अपने जैसे इशू ऑफ शेयर्स में करते थे एकदम वैसे ही फ्लो रहने वाला है। मान लो टोटल कंपनी को चाहिए कितना, ₹100 पर डिबेंचर। ₹100 को कंपनी मान लो 3 में ब्रेक कर दिया। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बोल रहा है 50 दे देना, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 20, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। ओके, ₹100 का डिबेंचर है इशूड एट पार, मतलब ₹100 का डिबेंचर इशूड एट द रेट ऑफ 100, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 50, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 20 एंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। ओके, ये हो गया ₹100 का डिबेंचर कंपनी ले रहा है इन इंस्टॉलमेंट्स। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगा, एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर में हमेशा परसेंटेज साइन दिया हुआ रहता है एज अ प्रीफिक्स। ओके, उसके बिना डिबेंचर अकाउंट इज अधूरा। बट यहां पर अभी हम लोग को पहले लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लो कंपनी इशूड ₹100 का डिबेंचर, इंटरेस्ट रेट इज 9%, 9%। So we will write here 9% debenture application account, right? Okay, 10,000 डिबेंचर्स का ही एप्लीकेशन आया। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर है। 10,000 इंटू 50, कंपनी के पास आ गया 5 लाख रुपीज। फिर कंपनी क्या करेगा, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना, 5 लाख। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री पास करेगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री विल बी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना ड्यू करेगा, 10,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 20। 10,000 इंटू 20 विल गिव यू 2 लाख। ओके, फिर बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। फिर कॉल का पैसा ड्यू करेगा एंड कॉल का पैसा भी आ जाएगा, उसका भी एंट्रीज एग्जैक्टली सेम होगा। 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर बैंक में जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। जितना भी इंस्टॉलमेंट्स होगा वो इंस्टॉलमेंट का ये सिमिलर एंट्री होता जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि सर जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर एक्सेस मनी मिलता था, क्या एक्सेस मनी यहां पर भी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। मान लो नंबर ऑफ डिबेंचर स्टार्टिंग में अप्लाई हुआ 10,000 की जगह 15,000, तो हम लोग 15,000 इंटू 50 करके जितना अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। ओके, एंड उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से क्या तो प्रो राटा अलॉटमेंट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या दोनों भी हो सकता है। तो जो रिजेक्ट हो जाएगा और रिफंड कर देंगे उसके लिए यहां पर टू बैंक अकाउंट आएगा। मान लो 15,000 एप्लीकेशन आया तो फर्स्ट टाइम जब पैसा आया तो 7,50,000 आया। राइट,
उसमें से 7,50,000 में से डिबेंचर्स में तो 5 लाख ही जाएगा, बट इसमें से मान लो रिजेक्ट कर दिया 7,50,000 नहीं, नंबर ऑफ डिबेंचर इज 15,000, एप्लीकेशन मिला है 15,000 डिबेंचर्स का। इस 15,000 में से मान लो 3,000 डिबेंचर्स रिजेक्ट कर दिया, तो 3,000 डिबेंचर्स जो रिजेक्ट कर दिया उसका एंट्री क्या होगा? 3,000 इंटू 50, दैट इज 1,50,000। और प्लस जो एक्सेस मनी मिला हुआ है वो डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर यूज होगा। अगर डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर यूज होगा तो उसको बोलेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एकदम सिमिलरली जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में करते थे वैसे ही यहां पर भी करेंगे। जो एक्सेस मनी मिला हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पर यूज हो पाएगा उसको बोलेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सपोज इससे ज्यादा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है जो कि कॉल के टाइम पर यूज होने वाला है, उसको हम लोग बोलेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नाउ अगेन क्वेश्चन कम्स कि सर यहां पे भी क्या कॉल्स इन अरियर हो सकता है? हाँ, यहां पर भी कॉल्स इन अरियर हो सकता है, बट ध्यान से सुनना, बट यहां पर डिबेंचर्स फोरफीट नहीं हो सकता है। डिबेंचर्स फोरफीट नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ कंपनी टू फोरफीट डिबेंचर्स। क्यों नहीं अलाउ करता है? बिकॉज डिबेंचर कंपनी के किसी मालिक का पैसा नहीं है जो कंपनी लेके बैठ जाएगा, ये किसी आउटसाइडर का पैसा है। अपने स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि डिबेंचर होल्डर्स आर द आउटसाइडर्स। वो लोग एप्लीकेशन का पैसा दिया है ना, तो उस एप्लीकेशन के पैसा के ऊपर भी कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो कॉल्स इन अरियर करता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो मिलना था कंपनी को वो नहीं मिला, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा कंपनी। लेकिन डिबेंचर फोरफीट नहीं कर सकता है कंपनी। तो यहां पर तो अपना काम इजी हो गया ना। इश्यू ऑफ शेयर में झमेला कहां था? इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में झमेला ही आता है जब फोरफीचर होता है और उसका री इशू होता है। डिबेंचर वाले चैप्टर में फोरफीट हो ही नहीं सकता, तो री इशू का क्वेश्चन भी खत्म। फोरफीचर और री इशू है ही नहीं तो जान ही नहीं बचा ना। सम तो बहुत इजी हो गया। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन, क्या सर डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम? यस, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम। 100 का डिबेंचर्स इशूड एट 120 मान लो, तो बैंक में पैसा भी आएगा एट द रेट ऑफ 120। मान लो अलॉटमेंट के टाइम पे 20 + 20, तो जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। यहां पर जब हम लोग एंट्री पास करेंगे टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, यहीं पे हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी। एग्जैक्टली लाइक इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर। यहां पर नया क्या है? दैट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। उसका केस हम अलग से लेके डिस्कस कर रहे हैं। डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। इसका मतलब 100 रुपए का डिबेंचर इशूड एट द रेट ऑफ मान लो 95, ओके, एंड इसको ब्रेक कर दिया कंपनी 95 को 50, 25, 20, ओके। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा कि डिस्काउंट कहां पर है, इसका मतलब डिस्काउंट कहां पर है? अलॉटमेंट में। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में अपने पढ़े थे कि अगर ये नहीं बताएगा कि प्रीमियम कहां पर है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा मतलब प्रीमियम इज इन अलॉटमेंट अमाउंट। सिमिलरली इन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑल्सो, अगर प्रीमियम नहीं बताएगा कहां पर है तो इसका मतलब प्रीमियम है अलॉटमेंट में। एंड डिस्काउंट ऑल्सो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा इसका मतलब डिस्काउंट इज देयर इन अलॉटमेंट, ओके। इसका मतलब आप देख सकते हो ये 50 है, ये 25 में एक्चुअली 25 + 5 डिस्काउंट है, और आई कैन से 30 - 5 है, राइट। प्रीमियम में प्लस होता है लेकिन डिस्काउंट तो कम मिल रहा है ना। टोटल 100 होना चाहिए था, 50 + 30 + 20 इज 100, बट यहां पर ये -5 भी कैप्चर्ड है।
तो अब सर इसका जर्नल एंट्री बताइए। मान लेते हैं सिर्फ एक ही डिबेंचर है, ओनली वन डिबेंचर, देन व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के टाइम पर 50 आया तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50, देन 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 50। सेकेंड एंट्री थोड़ा ध्यान से देखना, अलॉटमेंट का पैसा जब ड्यू करेगा तो एंट्री पास करेगा 9% डिबेंचर allotment account debit to 9% debentures account, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। जो ये 9% डिबेंचर लिख रहे हैं ना, इट इज एग्जैक्टली लाइक शेयर कैपिटल। इसमें हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है। ध्यान देना, यहां पर ये 50 है, ये 25 है और ये 20 है। ये तीनों का अगर टोटल करेंगे तो 95 आएगा, क्योंकि कंपनी को चाहिए 95 रुपीज ही। बट फेस वैल्यू कितना है कंपनी का? फेस वैल्यू इज, डिबेंचर का फेस वैल्यू इज 100। तो इसका मतलब 9% डिबेंचर में तो 100 ही जाना होगा। इसके लिए डिबेंचर अलॉटमेंट में, डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर 9% डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? ये फेस वैल्यू वाला 30 वाला पोर्शन, 25 नहीं जाएगा। 25 तो हम लोग को चाहिए, पब्लिक से पैसा मिलेगा 25, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पर 9% डिबेंचर में जाएगा 30, बट एक्चुअल में पब्लिक से ड्यू कितना हो रहा है? अलॉटमेंट के टाइम पर अमाउंट ड्यू कितना हो रहा है? 25 ही सिर्फ ड्यू हो रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो 5 का गैप है ये क्या है? एक बार सोचिए, आपको पता चलेगा कि सर ये कंपनी का नुकसान है। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम जब मिलता है तो वो कंपनी का फायदा होता है, उसको हम लोग सीधा रिजर्व में डाल देते हैं, वो कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम लोग सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। सिमिलरली ये जो इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर 5 रुपए जो कम मिल रहा है ना, दिस इज कंपनीज लॉस, कैपिटल नेचर का लॉस है। इस लॉस का नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। This is company's loss. Discount on issue of debenture account debit. This is company's loss. Okay. तो दिस वॉज द ओनली डिफरेंस, दिस वॉज द ओनली डिफरेंस। अब जब बैंक में पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। एक्चुअल में बैंक में पैसा कितना आएगा? 25 ओनली, बिकॉज पब्लिक से मिलना सिर्फ 25 है। एकदम सिमिलरली कॉल का पैसा कंपनी ड्यू करेगा 20, उसका एंट्री क्या पास करेगा? 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 20। बैंक में जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20। ओके, तो दिस डिस्कशन इज ओवर। अपने अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन में जा रहे हैं, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, और आप मान के चल सकते हो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से आएगा ही आएगा, आप ये मान के चल सकते हो। तो
कंसिडरेशन, हाँ एक मिनट बता रहा हूं। डिस्काउंट वाला एंट्री क्या हुआ, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, सुनना। 100 रुपए का डिबेंचर इशूड एट 95, ओके, 100 रुपीज का डिबेंचर है, इशूड एट 95। मतलब एक तरह से कंपनी क्या बोल रहा है पब्लिक को, सुनो पब्लिक, मेरा गुडविल तो इतना अच्छा है नहीं, बट बिजनेस तो मेरे को भी करना है, तो प्लीज मेरे को भी पैसा दे दो। तो कंपनी बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को 100 रुपया मत दो, मेरे को खाली 95 दे दो। जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, तो मैं आपको लौटाऊंगा पूरा 100 रुपया। इंटरेस्ट रेट जो 9% है ना, वो 9% तो मैं 100 रुपए के ऊपर दूंगा ही। इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू। तो कंपनी बोल रहा है पब्लिक को, पब्लिक प्लीज सुनो, मेरे को सिर्फ 95 ही दे दो, 100 मत दो। उस 95 के बदले रिडेम्पशन के टाइम पर, आज से 5 साल बाद जब मैं रिडीम करूंगा, आपको रिपे करूंगा, तो मैं पूरा 100 रुपया दूंगा, और प्लस जो इंटरेस्ट देना है ना, वो 9% इंटरेस्ट भी दूंगा 100 रुपया के ऊपर। ओके, तो एक तरह से ये कंपनी का 5 रुपया का लॉस है, यस और नो? ये कंपनी का लॉस है, 5 रुपीज का लॉस है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा एंट्रीज, इसमें अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करें, तो कंपनी मान लो 100 रुपए का डिबेंचर इशूड एट 95, उस इंस्टॉलमेंट को कंपनी डिवाइड कर रहा है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 50 रुपीज दे दो, अलॉटमेंट के टाइम पे 25 दे दो, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 20 दे दो। ये टोटल अगर आप करोगे तो हो रहा है 95। अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोलता है तो अपने मानेंगे डिस्काउंट इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ओके, बिकॉज हम लोग को 9% डिबेंचर अकाउंट में जो क्रेडिट करना है, अल्टीमेटली दैट हैव टू बी द फेस वैल्यू। पूरा 100 रुपीज क्रेडिट होना चाहिए इन 9% डिबेंचर अकाउंट। इसका मतलब डिस्काउंट का हम लोग को अलग से काउंटिंग करना पड़ेगा। 5 रुपए का जो डिस्काउंट दे रहा है कंपनी, वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो। क्वेश्चन अगर बोल देगा कि एप्लीकेशन में है या फर्स्ट कॉल में है, देन देयर इज नो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन अगर बोल दिया तो क्वेश्चन भगवान है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता है तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों आर कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली। ओके, तो वी कैन से दैट अलॉटमेंट के टाइम पर 30 है एक्चुअल में फेस वैल्यू, -5 का डिस्काउंट कर दो तो एक्चुअल में कंपनी मांग रहा है कितना, 25 ही। कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे मांग तो रहा है सिर्फ 25 रुपीज, बट उसमें से 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर कवर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज ₹30 पर डिबेंचर। अब इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, बैंक में जब पैसा आया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 50 रुपीज करके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ₹50। ये एकदम स्टेरियोटाइप एंट्री जो हम लोग बार बार करते हैं, वो वाला एंट्री है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफर कर दिया 9% डिबेंचर अकाउंट में। 9% डिबेंचर अकाउंट इज एक्जैक्टली लाइक द टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो हम लोग करते हैं। ओके, फिर अलॉटमेंट का पैसा जब ड्यू करेगा, तो ड्यू कितना करेगा, कंपनी विल मेक ड्यू 25 ओनली। बट हम लोग को पता है कि सर 9% डिबेंचर अकाउंट में, 9% डिबेंचर अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो होता है फेस वैल्यू दैट इज 30। इसका मतलब यहां पर सर गैप हो गया, डेबिट हुआ 25, क्रेडिट हुआ 30, तो 5 रुपए का कुछ और डेबिट भी करना पड़ेगा। वो डेबिट करना पड़ेगा, एक तरह का नुकसान है कंपनी का। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो अपने क्रेडिट करते हैं, वो फायदा है कंपनी का, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है कंपनी का। तो हम लोग यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट वाले एंट्री में ही सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या एंट्री करते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं। डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाएगा, अगर यहाँ 25 की जगह मान लो 35 मिलता, मतलब 5 रुपए का अगर प्रीमियम मिलता, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपने 5 लिखते। बट यहां पर केस उल्टा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है कैपिटल नेचर का। 5 रुपए का जो लॉस है, उस लॉस का नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ऑलरेडी डाल दिए। ओके, उसके बाद जब अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 25। ये अगेन स्टेरियोटाइप एंट्री है जो हम लोग हमेशा करते आए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में भी। अभी बोलिए कोई डाउट है इश्यू ऑफ डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट में? यस, ओके। तो अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके एग्जाम में मोस्टली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब
कंपनी को बैंक में कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है? कोई असेट्स हो रहा है या कोई एक कंपनी का एक दूसरे एंटिटी का असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंपनी ए है जो खरीद लिया एक बिजनेस, किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लिया, किसी दूसरे एंटिटी का बिजनेस खरीद लिया, मतलब उस एंटिटी का असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद लिया। उस एंटिटी के बैलेंस शीट में जितना भी असेट्स एंड लायबिलिटीज था वो सब कुछ कंपनी ए ले लिया। तो अभी असेट्स एंड लायबिलिटीज के बदले कंपनी इस दूसरे एंटिटी को, मान लो इसका नाम है XYZ, XYZ को कुछ देगा ना। वो कुछ में क्या दे सकता है? हो सकता है कैश दे दे, चेक दे दे, या फिर हो सकता है कि डिबेंचर इशू कर दे। राइट, अभी हम लोग इस टॉपिक में उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। मान लो असेट्स है, असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख का। ओके, फर्नीचर है 5 लाख का, स्टॉक है 3 लाख का, डेटर्स है 2 लाख का, एंड क्रेडिटर्स है 4 लाख। असेट्स एंड लायबिलिटीज। एक बार थोड़ा ध्यान से यहां पर देखिए कि कंपनी ए जिस एंटिटी का बिजनेस को खरीद रहा है, उसके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर ले रहा है, उसका एक्चुअल में नेट में वैल्यू कितना है? व्हेन आई एम सेइंग नेट वैल्यू, दैट मींस टोटल असेट्स कितना मिल रहा है, उसमें से माइनस लायबिलिटी कर लो, दैट इज द नेट वैल्यू दैट द कंपनी इज टेकिंग। ओके, तो कंपनी ले रहा है 10 लाख का असेट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लस फर्नीचर ऑफ 5 लाख, प्लस स्टॉक ऑफ 3 लाख, प्लस डेटर इज ऑल्सो एन असेट प्लस 2 लाख। क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है। तो नेट में नेट असेट्स परचेज्ड बाई कंपनी ए, बताइए कितना? 10 लाख प्लस 5 लाख 15 lakhs, प्लस 3 लाख 18 lakhs, प्लस 2 lakhs 20 lakhs। 20 lakhs minus 4 lakhs gives you rupees 16 lakhs। प्लीज ध्यान देना, कंपनी ए XYZ का जो बिजनेस खरीद रहा है उसमें टोटल असेट्स है 20 lakhs और लायबिलिटीज है 4 lakhs। इसका मतलब नेट असेट्स कितना खरीद रहा है? 16 lakhs का। कंपनी ए को XYZ को पे करना पड़ेगा। कितना पे करना चाहिए? कितना पे करना चाहिए? पे करना चाहिए एक्चुअल में 16 लाख। बट कोई जरूरी नहीं है कि XYZ अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज बेचे 16 लाख में। वो थोड़ा कम में भी बेच सकता है, वो थोड़ा ज्यादा में भी बेच सकता है। अपने अलग अलग केसेस देखते हैं। केस 1, परचेज कंसिडरेशन इज रुपीज 16 लाख, मतलब 16 लाख का खरीद रहा है और रुपीज 16 लाख ही परचेज कंसिडरेशन है। अब बताइए इसमें जर्नल एंट्री क्या होगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी ए? इन द बुक्स ऑफ कंपनी ए जर्नल एंट्री विल बी, जितना असेट्स लिया है वो सारा असेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, और परचेज कंसिडरेशन जो है उतना से XYZ को क्रेडिट कर देगा। देखिए एंट्री क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट
डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है? 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख। एंड एक्स वाई जेड को जो पैसा देना है उसको बोलेगा एक्स वाई जेड अकाउंट 16 लाख, बिकॉज परचेज कंसिडरेशन इज 16 लाख। परचेज कंसिडरेशन का मतलब कंपनी एक्स एक्स वाई जेड को कितना देगा, what is the amount that x will what is the amount that company A will pay to xyz, बिकॉज उसका बिजनेस खरीद रहा है तो xyz को बदले में कुछ देगा, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन की कितना देगा, राइट। कोई जरूरी नहीं है कि वो 16 लाख का नेट एसेट्स खरीद रहा है तो 16 लाख ही पे करे, थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। वो कम और ज्यादा जो होगा वो हम लोग केस 2 और केस 3 में कवर करेंगे। केस 1 में आई एम सेइंग कि 16 लाख का नेट एसेट है और 16 लाख में ही खरीद रहा है, तब तो कोई झमेला ही नहीं है ना। डेबिट का टोटल देखिए और क्रेडिट का टोटल देखिए, क्या दोनों 20 लाख है? मैचिंग। अब जब पे करेगा तो क्या करेगा, एक्स वाई जेड अकाउंट को डेबिट कर देगा 16 लाख से, और क्रेडिट क्या करेगा, अगर कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेगा, बैंक से चेक दे रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा, शेयर इशू कर रहा है तो टू शेयर कैपिटल करेगा, और डिबेंचर इशू कर रहा है तो 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करेगा। 9% डिबेंचर, 9% आई एम टेकिंग एज एग्जांपल, इट कैन बी 12%, 15%, 8%, 7%, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, राइट। तो अभी यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट। हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले 16 लाख में से 1 लाख चेक में दे रहा है तो उसके लिए 2 बैंक अकाउंट दे दीजिए, 2 बैंक अकाउंट कितना 1 लाख, और 9% डिबेंचर में बाकी क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर भी अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, चेक डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इस एग्जाम्पल में अपने मानते हैं एट पार इशू कर रहा है। एट पार इशू कर रहा है मतलब 15 लाख पेमेंट बाकी रहा ना, टोटल 16 लाख पे करना है, 1 लाख दे दिया चेक से, बचा कितना 15 लाख, 15 लाख मान लो दे दिया बाय इशू ऑफ डिबेंचर। दिस इज व्हाट कंसिडरेशन अदर देन कैश इज। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा अपना एग्जांपल को चेंज करते हैं। मान लो केस 2 है, परचेज कंसिडरेशन इज 16 लाख की जगह 18 लाख, 16 लाख की जगह 18 लाख। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर 18 लाख देना है तो अपने को एक्स वाई जेड अकाउंट को जो क्रेडिट करना है वो कितना करना पड़ेगा, 18 लाख। अब यहां पर आप टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट देखिए, देयर इज अ गैप। डेबिट में 2 लाख रुपीस का शॉर्टफॉल है। ये 2 लाख रुपीस हम लोग को जो डेबिट करना पड़ेगा वो क्या है, तो जब कोई एंटिटी का सारा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक आंसर आया मेरे पास, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जब हम लोग नेट असेट्स खरीदते हैं 16 लाख का बट एक्चुअल में पेमेंट करते हैं 18 लाख, मतलब हम लोग जो 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, जो ज्यादा पे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या चीज का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जरूर उस एक्स वाई जेड के बिजनेस का कोई गुडविल होगा जिसके अगेंस्ट में हम लोग 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल अकाउंट। ओके, सिमिलरली सिमिलरली हो सकता है कि एक्स वाई जेड के बिजनेस का गुडविल इतना अच्छा नहीं है, वो खुद चाह रहा है कि ये बिजनेस कोई फटाफट ले ले, चाहे थोड़ा कम पैसा दे दे। तो फॉर एग्जांपल 18 लाख की जगह
वो बोल रहा है कि मेरे बिजनेस को खरीद लीजिए 15 लाख में ही। बिजनेस है कितना का? 16 लाख का। बिजनेस है कितना का? 16 लाख का। कैसे बोले? क्योंकि नेट एसेट कितना है बिजनेस में? 16 लाख। ओके, तो असेट माइनस लायबिलिटी हो तो रहा था 16 लाख, बट एक्स वाई जेड बेचने के लिए रेडी है। केस 3 अपने डिस्कस कर रहे हैं, बेचने के लिए रेडी है और लेस देन 18 लाख, खाली 15 लाख में बेचने के लिए वो रेडी है। इसका मतलब अब हम लोग को जो एक्स वाई जेड को क्रेडिट करना पड़ेगा, अब गुडविल हटा देते हैं, एक्स वाई जेड को एक्चुअल में पे कितना करना है? 15 लाख। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, एक्चुअल में टोटल ऑफ डेबिट इज 20 लाख, बट द टोटल ऑफ क्रेडिट इज ओनली 19 लाख। केस 3 में 15 लाख में अपने नेट एसेट्स खरीद रहे हैं, कितना का? 16 लाख का। 16 लाख का नेट एसेट्स है, बट एक्स वाई जेड बोल रहा है कि खाली 15 लाख में ही आई एम रेडी। तो एक्स वाई जेड का लायबिलिटी इज ओनली 15 लाख। यहां पर क्रेडिट में 1 लाख का शॉर्ट है, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्यों बोलते हैं कैपिटल रिजर्व? बिकॉज जब कंपनी कोई एंटिटी को परचेज करता है, उसका नेट एसेट 16 लाख है, बट पेमेंट करना पड़ रहा है खाली 15 लाख। ये जो 1 लाख रुपया कम पे करना पड़ रहा है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब रिजर्व में कुछ जाएगा, उसको अपने बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व। राइट, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, विच वी से एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये था डिस्कशन कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कैन बी अ लिटिल लेस देन द नेट एसेट, कैन बी अ लिटिल मोर देन द नेट एसेट्स। उस केस में अगर ज्यादा पेमेंट कर रहा है तो जितना ज्यादा पे कर रहा है वो गुडविल में चला जाएगा, अगर कुछ कम पे कर रहा है तो वो हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा और वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि जब परचेज कंसिडरेशन एक बार डिटरमाइन हो गया, इस तरह का जब क्वेश्चन करेंगे उसमें पहला काम अपना जो रहेगा वो रहेगा परचेज कंसिडरेशन डिटरमाइन करना। क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जैक्टली डायरेक्टली बोल देगा कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। तो जैसे ही परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो गया, मतलब एक्स वाई जेड में जितना क्रेडिट हो गया, अब नेक्स्ट एंट्री होगा इसके पेमेंट का एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगा पेमेंट का एंट्री। पेमेंट का एंट्री के लिए एक्स वाई जेड को जितना डेबिट करके रखे हैं उतना क्रेडिट कर देंगे एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट। अब इसमें क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कैसे पेमेंट हुआ है, कैसे पेमेंट हुआ है। यहां पे मान लेते एग्जांपल टोटल पेमेंट करना है 15 लाख। ओके, इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकता है। कंपनी बोल सकता है कि डिबेंचर तो इशू करेगा, करेक्ट। मान लेते हैं इस 15 लाख में से चेक इशू कर दिया 3 लाख का। 3 लाख का अगर चेक इशू कर दिया तो टू बैंक अकाउंट कर दिए 3 लाख। मान लेते हैं 3 लाख का जो पेमेंट है, 15 लाख में से जो 3 लाख का पेमेंट है वो बाई इशू ऑफ चेक है। तो ये तो अपने पहले खत्म कर देंगे एक्स वाई जेड टू बैंक। अब एक्स वाई जेड का पेमेंट कितना करना बाकी रह गया? एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट अभी भी बाकी रह गया 12 लाख का। टोटल 15 लाख पे करना था, 3 लाख कर दिए चेक से और अभी भी पेमेंट करना बाकी रह गया 12 लाख का। मान लो क्वेश्चन बोल रहा है ये 12 लाख का पेमेंट करना है बाई इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी बाई इशू ऑफ डिबेंचर्स। by issue of debenture, debentures can be issued at par, at premium, at discount। ये क्वेश्चन आप लोग को बोलेगा, बट यहां पर द इंपॉर्टेंट वर्किंग दैट यू हैव टू डू इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू अगर पार पे इशू किया है तब तो कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तब तो आप सीधा लिख सकते हो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 12 लाख। ओके, तब तो कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, तब तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 12 लाख हो जाएगा, खत्म। बट सपोज क्वेश्चन बोल रहा है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम, राइट। तो अब हम ये हटा दे रहे हैं बिकॉज टू 9% डिबेंचर अकाउंट में जो जाता है वो खाली फेस वैल्यू जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे हम लोग को करना पड़ेगा वर्किंग।
वर्किंग का मतलब इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 100 प्लस 20, बोल रहा है ना 20% प्रीमियम में इशू कर रहा है, तो इसका मतलब इशू प्राइस इज 120। कंसिडरेशन टू बी पेड थ्रू डिबेंचर्स, कंसिडरेशन कितना पेमेंट करना है, रुपीज 12 lakhs। Therefore, number of debentures issued is equal to 12 lakh माइनस डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू, बताइए कितना हो रहा है, $10,000। इफ 10,000 डिबेंचर्स आर इशूड, इसका मतलब टू 9% डिबेंचर में जाएगा 10,000 इंटू 100, दैट इज ओनली 10 lakhs, एंड बाकी जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 lakh। अगेन आई चेंज द क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, इस टाइम बोल रहा है क्वेश्चन डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, तब बताइए क्या होगा, इशू प्राइस कितना हो गया, व्हाट इज द इशू प्राइस, 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू ओनली 80। पेमेंट कितना करना है, अभी भी पूरा 12 लाख पे करना है, बट इशू प्राइस इज ओनली 80, देन द नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी 12 lakh divided by 80, that is equal to 15,000। number of debentures to be issued is 15,000। अगर number of debenture 15,000 है तो यहां पर हमेशा फेस वैल्यू जाता है, we will have to credit 15 lakh, तो यहां पर ये जो 3 लाख का गैप हो गया जो डेबिट करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3 लाख। देख लीजिए 15 लाख का 20% इज 3 लाख। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू द वर्किंग ऑफ द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। समटाइम्स क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज होता है, जैसे क्वेश्चन आपको क्लियरली बोल देगा, दे विल नॉट से, क्वेश्चन विल नॉट से कि दैट डिबेंचर्स आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा रुपीज 15 लाख डिबेंचर्स आर इशूड, रुपीज 15 लाख डिबेंचर्स आर इशूड, इसका मतलब यू नो दैट 9% डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करना है 15 लाख। नाउ यू सी 15 लाख और 12 लाख में क्या गैप है, ये दोनों को कंपेयर करो, अगर डेबिट में लिखना पड़ेगा दैट मींस इट्स अ डिस्काउंट, अगर क्रेडिट में लिखना पड़ जाएगा दैट मींस इट्स अ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, अपने इसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आज के क्लास में मेरे को एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है सो दैट आई कैन गिव यू सम होमवर्क, दैट इज when terms of redemption are given, when terms of redemption is, बोलिए, वर्किंग एक बार रिपीट करें, कर देते हैं। वर्किंग में क्या है कि हम लोग को परचेज कंसिडरेशन इज अवर फर्स्ट स्टेप, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग परचेज कंसिडरेशन जो पे करना है फ्रॉम डिबेंचर बाय इशू ऑफ डिबेंचर वो 12 लाख का फिक्स हो गया। कैसे, क्योंकि सर एक्चुअल में टोटल पेमेंट करना था 15 लाख, उसमें से 3 लाख तो पेमेंट कर दिया बाय इशू ऑफ चेक, तो इसका मतलब अब जो पेमेंट करना है 15 लाख माइनस 3 लाख 12 लाख का, दिस पेमेंट हैज टू बी डन बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो 12 लाख हम लोग का पहले परचेज कंसिडरेशन फिक्स हो गया। नाउ दिस 12 लाख कैन बी पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट।
तो अगर एट पार अगर इशू हो रहे हैं तब तो कोई वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। XYZ अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 12 लाख खत्म हो जाएगा। अगर डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स? बिकॉज 9% डिबेंचर में जो क्रेडिट होगा वो फेस वैल्यू ही होगा, फेस वैल्यू ही होगा। जैसे यहां पर डिस्काउंट वाला वर्किंग हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट मींस इशू प्राइस इज 100 माइनस 20, दैट इज ओनली 80, और पेमेंट कितना करना है? 12 लाख। दैट मींस नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड इज 12 लाख डिवाइड बाय 80, दैट इज 15,000 डिबेंचर्स इशू करना है। 15,000 डिबेंचर्स इशू करना है, इसका मतलब 9% डिबेंचर में तो फेस वैल्यू ही जाएगा 15,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, मतलब 15,000 इंटू 100, दैट इज 15 लाख जाएगा। पेमेंट करना है XYZ को 12 लाख, तो XYZ अकाउंट डेबिट 12 लाख टू 9% डिबेंचर हो गया 15 लाख। ये जो 3 लाख का गैप है ये अपने को डेबिट में लिखना पड़ेगा। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लोग डिस्काउंट दिए हैं, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो उसका भी अकाउंटिंग करना जरूरी है, वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में चला जाएगा। सिमिलरली इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो अगेन अपने को 100 प्लस 20 120 आएगा। 12 लाख डिवाइड बाई यहां पे 120 करेंगे तो दिस विल बिकम 10,000, और यहां पर भी हम लोग को 10,000 इंटू 100 करके यहां पर 10 लाख लिखना पड़ेगा। तो 12 लाख और 10 लाख में गैप हो जाएगा 2 लाख का, वो 2 लाख हम लोग यहां पे लिखेंगे क्रेडिट में, उसको बोलेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो यहां पे दिस वर्किंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, अभी क्लियर है वर्किंग? When terms of redemption is given in the question, this is very important, ये भी एग्जाम में आता ही आता है। मोस्टली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, इस चैप्टर में, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देन द परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने 15 to 20 मिनट्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो क्या होता है? Debentures, as I told you, can be issued at par, can be issued at premium, can be issued at discount also, and debentures are to be redeemed after the maturity period, after the duration term of the debenture. Now debentures जब redeem करेंगे तो अगर 100 रुपया का डिबेंचर है तो 100 रुपया में रिडीम कर सकते हैं या फिर 100 से ज्यादा में कर सकते हैं, ये कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में पहले से लिख के रखेगा। ओके, तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एंड कैन बी रिडीम्ड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। यहां पर अगर आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाओगे तो टोटल 6 केसेस होते हैं, वो 6 केस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ नहीं रह जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। केस केस 1 2 3 4 5 6 केसेस आर पॉसिबल। इशू प्राइस क्या है और रिडेम्पशन प्राइस क्या है? सपोज डिबेंचर्स आर इशूड एट 100 and are redeemable at 100. Okay, issued at par, redeemable at par. Suppose debentures are issued at premium, redeemable at par only. Suppose debentures are issued at discount, redeemable at par. Next case, debentures are issued at par but redeemable at premium. Debentures can be issued at premium and redeemable also at premium. Debentures can be issued at discount and redeemable at
प्रीमियम। बस ये 6 केसेस ही पॉसिबल है, ओनली दिस 6 केसेस आर पॉसिबल टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाले क्वेश्चन में। ओके, बिकॉज डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सारा केस कवर हो गया। एंड कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम, ये भी सारा केस कवर हो गया। अब अपने को एक एक करके देखना है। केस 1 इज वेरी सिंपल, अपने मान लेते हैं। इनफैक्ट इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा होगा कंपनी। कंपनी विल बी कलेक्टिंग ऑल द मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो वहां पर अपने जो टर्म यूज करेंगे वो बोलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, यहां पर अपने क्या कर रहे हैं, अलग अलग केसेस में व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ journal entries at the time of issue and journal entries at the time of redemption. Case 1, debentures are issued at premium, redeemable at premium. तो ये बहुत ही सिंपल केस हो गया। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 100 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9% डिबेंचर ही है, 9% डिबेंचर अकाउंट 100। अपने को पता है ये जो 9% डिबेंचर है ये लोन है और ये लोन का रिपेमेंट करना होगा एट द एंड ऑफ द टर्म। तो एट द एंड ऑफ द टर्म जब रिडेम्पशन करेगा उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करेगा, जो लोन अकाउंट है उसको माइनस करेगा, मतलब लोन अकाउंट को डेबिट कर देगा। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना? 100 रुपीज ही पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो 100 रुपीज से पहले लाइबिलिटी बना देगा और फिर उन लोग को पेमेंट कर देगा। डिबेंचर होल्डर डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100। ओके, नाउ केस 2, आप लोग अगर ये कॉपी नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिस पीडीएफ आई विल शेयर विथ यू। ओके, तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कॉपी, नॉट अ प्रॉब्लम। केस 2 देखिए क्या है, इशू प्राइस इज 110, मतलब प्रीमियम में इशू कर रहा है बट रिडीम करेगा 100 रुपीज ही। दिस इज वेरी सिंपल केस। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में एक्चुअल में पैसा कितना आएगा, प्रीमियम में इशू कर रहा है तो 110 टू, for convenience I am not writing debenture application and allotment account, I am just writing debenture application account, debenture application account 110 and next entry will be debenture application account debit to 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 110। 9% डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगा, ये हम लोग को अच्छे से पता है, एंड 10। ओके सर, एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन हम लोग को पता है कितना में रिडीम होगा, 100 में रिडीम होगा केस 2 में, राइट। तो डिबेंचर में
हम लोग लाइबिलिटी भी कितना का बना के रखे हैं, लाइबिलिटी भी 100 का ही है। ये जो 10 रुपीज क्रेडिट होके रखा है ये तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ऑलरेडी रिजर्व में जा चुका है, तो दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज ओनली 9% डिबेंचर अकाउंट। तो लाइबिलिटी का जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री विल बी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना 100, और पेमेंट का एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 100। ओके, दिस वाज आल्सो वेरी इजी। कहीं पे डाउट हो रहा हो तो आप लोग पूछिएगा साथ साथ ही, बिकॉज दीज टू वर वेरी इजी केसेस दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। इवन केस 3 इज वेरी इजी, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा केस 4 से। केस 3, यहां पे केस 3 आप एक बार फिर से देख लीजिए। केस 3 क्या है, डिबेंचर्स आर इशूड एट 95, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 100 ओनली। तो वेरी इजी। इस बैंक में एक्चुअल में पैसा कितना आएगा, 95 ओनली। बैंक अकाउंट डेबिट 95 ओनली टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95 टू 9% डिवेंचर अकाउंट। वी नो कि सर यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही जाता है, तो सर यहाँ तो हम लोग को 100 ही लिखना होगा। अब ये जो 5 रुपए का गैप है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सर, ये हम लोग का नुकसान है, ये हम लोग का लॉस है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ओके, रिडीम कितना में करना है, 100 में ही, रिडीमेबल एट पार है, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जब ये लोग को पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 95 टू बैंक अकाउंट 95। ओके, डाउट होगा तो रोक के पूछिएगा। दीज वर वेरी इजी केसेस, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग ऑन टू केस 4 नाउ। केस 4 देखते हैं क्या है। केस 4 में बोल रहा है, केस 4 में बोल रहा है डिबेंचर्स आर इशूड एट पार ओनली। 100 रुपया का डिबेंचर इशू कर रहा है 100 में ही, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये एक नया डिस्कशन आया है जो अभी तक हम लोग नहीं देखे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डिबेंचर इशू हो रहा है 100 रुपया का डिबेंचर इशू तो हो रहा है 100 में ही, बट डिबेंचर होल्डर को हम लोग एक शर्त में बोल रहे हैं 100 रुपया देने। कंपनी क्या बोल रहा है डिबेंचर होल्डर को, सुनो डिबेंचर होल्डर प्लीज मेरे को 100 रुपया आज दे दो, उसके बदले मैं आप लोग को एट द एंड ऑफ द टर्म 110 रुपया दूंगा। आप आज मेरे को 100 दीजिए, उस 100 के ऊपर इंटरेस्ट तो जो है वो तो देना ही है, प्लस इस 100 के बदले देंगे कितना एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट, 110। मतलब कंपनी को पैसा कितना मिल रहा है 100, बट लाइबिलिटी कितना का बन रहा है 110। मिल रहा है 100, बट लाइबिलिटी बन रहा है एट द एंड ऑफ द टर्म, लाइबिलिटी बन रहा है 110 का। तो लाइबिलिटी कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा 110 ही, जितना का लाइबिलिटी बन रहा है उतना ही। ध्यान से देखिएगा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो 100 ही हो रहा है टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 ओनली, बट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9%। 9% डिबेंचर अकाउंट तो सर हम लोग को पता है
कि ये तो पक्का 100 ही होगा, राइट। आप लोग को देखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज गैप नहीं छूटा तो मैं वापस से लिख रहा हूं, देखना। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा, वो तो सर यहां से उठ के आ जाता है, 100 ही होगा। ओके। 9% डिबेंचर भी सर हम लोग को अच्छे से पता है कि फेस वैल्यू ही होता है, ये तो 100 ही होगा। बट हम लोग को पता है सर लाइबिलिटी 100 का नहीं हुआ है, ये जो आप लाइबिलिटी लिखे हैं ना 9% डिबेंचर, ये आप सिर्फ 100 लिखे हैं। बट वी नो दैट लाइबिलिटी इज एक्चुअली नॉट 100 दिस टाइम लाइबिलिटी इज 110। तो हम लोग को 10 रुपया कुछ और भी क्रेडिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कन्विंस हो जाइए कि एक और 10 रुपया क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी इज नॉट 100, अवर लाइबिलिटी इज 110। तो इस लाइबिलिटी को बोलते हैं प्रीमियम ऑन redemption of debenture. Premium on redemption of debenture, this will also be shown in the liability only along with long term loans along with 9% debenture। ये एक अलग नाम से आ रहा होगा जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब फिर से देखिए ध्यान से, जर्नल एंट्री क्रेडिट में टोटल हो गया 110, बट यहाँ डेबिट हुआ है ओनली 100, मतलब डेबिट में भी हम लोग को कुछ 10 लिखना पड़ेगा। ये 10 जो डेबिट करना पड़ेगा वो क्या है, एक बार सोचिए। ये 10 रुपीज क्या है, ये 10 है कंपनी का नुकसान। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग को बोलता है कि रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स। यहां पे हम लोग को पता है कि इट इज अ लॉस। ये जो 10 रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ये 10 रुपया लॉस है जो हम लोग को पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। बट इस लॉस को आज ही बुक करिए, 5 साल बाद का वेट मत करिए, राइट। ये हम लोग को बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है। तो ये 10 रुपए का लॉस हम लोग को आज ही बुक करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आप लोग बोल सकते हो सर ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप क्यों बोल रहे हो, बिकॉज अभी तक हम लोग रिडेम्पशन का एंट्री किए ही नहीं है। हम लोग को जो लॉस बुक करना है वो एट द टाइम ऑफ इशू ही करना है, इसलिए इसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हम लोग का एक लॉस है, वो हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा ₹10। ओके। एंड रिडेम्पशन के टाइम पर इस बार हम लोग को पता है कि 110 का पेमेंट करना है, तो एंट्री विल बी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 110। तो टोटल डेबिट कितना हो गया, टोटल लाइबिलिटी हो गया 110 का, जो हम लोग डेबिट कर दिए 110 पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को। जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110। ओके। इस केस में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे हम लोग को नया आइटम पढ़ना था, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एंड दिस इज अ लॉस। सो ये दो आइटम आप लोग के लिए नया आया है, ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू केस 5। केस 5 का एंट्रीज दिखेगा। केस 5 आई एम राइटिंग हियर ओनली। केस 5 में क्या बोल रहा है, डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑल्सो एट प्रीमियम। 110 रुपया में इशू कर रहा है और रिडीम भी करेगा 110 में, राइट। यहाँ पे
बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक होता है इस वाले केस में, केस 5 और केस 6 में जनरली मिस्टेक होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केस 5 में हम लोग इशू कर रहे हैं 110 में डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ओके, तो बैंक में एक्चुअल में पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 110, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू 9%, डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज अ फेस वैल्यू 100 एंड सर हम लोग को पता है इसमें 10 रुपए का प्रीमियम मिला है, उसको बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10। ओके, बट बी केयरफुल, हम लोग का लाइबिलिटी एक्चुअल में 100 नहीं है, इट इज 110। लाइबिलिटी इज नॉट 100 बिकॉज लाइबिलिटी इज 110 रिडीमेबल एट 110। मतलब रिडेम्पशन के टाइम पर, रिपेमेंट के टाइम पर एक्चुअल में पेमेंट कितना करना है कंपनी को, 110 का, और कंपनी लाइबिलिटी कितना बनाया है अभी तक, सिर्फ 100 का। ये वाला जो 10 रुपया है प्रीमियम का, ये तो प्रॉफिट है, दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी, दिस इज अ प्रॉफिट which is already booked in reserve, which is already taken in reserve in the name of securities premium reserve account। तो कंपनी को एक और लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा 10 रुपए का, इसको नाम अपने डिसाइड किए, इसके पहले वाले एंट्री में बोलते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब अगेन देखिए, क्रेडिट में टोटल हो गया 100 प्लस 10 प्लस 10 120, बट डेबिट में है सिर्फ 110, मतलब डेबिट में कुछ 10 और लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग को पता है सर लॉस है, उस लॉस को बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है सर, आप ये 10 रुपया एक तो प्रॉफिट लिखे और फिर ये 10 रुपया नुकसान लिखे, दोनों ही हटा दीजिए ना, नहीं कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंपनी का अकाउंटिंग इज डन एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है जो प्रीमियम का पैसा मिला है उसको अलग से प्रॉफिट बुक करो इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड जो 10 रुपए का लॉस हो रहा है उसको अलग से बुक करो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो अपने को कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग एंट्रीज करना पड़ेगा, एंड ये एंट्री आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो कुछ अमाउंट जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, और अगर रिडेम्पशन के टाइम पर 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन देना है, तो उसका लाइबिलिटी अलग से बुक करना पड़ेगा और लॉस भी अलग से बुक करना पड़ेगा। रिडेम्पशन के टाइम पर एक्चुअल में कंपनी को पेमेंट कितना करना है, 110, तो एंट्री होगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 110 to डिबेंचर होल्डर्स 110, एंड फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 110 टू बैंक अकाउंट 110। लास्ट केस, केस 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस 6 में देखिए क्या हो रहा है, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एट 95 ओनली एंड रिडेम्पशन होगा 110 में। ओके, केस 6, बैंक में पैसा कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट इज ओनली 95 टू डिबेंचर
application account is 90, then डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 95। अपने को पता है सर फेस वैल्यू हमेशा 9% डिबेंचर जो जाता है ये हमेशा फेस वैल्यू जाता है तो ये होगा 100 एंड वी ऑल्सो नो दैट लाइबिलिटी इज नॉट 100 बिकॉज इट इज रिडीमेबल एट 110। तो हम लोग को प्रीमियम और रिडेम्पशन का भी लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी हम लोग को लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा 10। नाउ सी क्रेडिट हो रहा है टोटल 110 बट डेबिट हुआ है सिर्फ 95। इसका मतलब 15 का कुछ डेबिट करना पड़ेगा। इस 15 में से 5 रुपए डिस्काउंट का नुकसान है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 5 रुपीज, एक तो वो नुकसान है। दूसरा 10 रुपया जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो नुकसान है। टोटल 15 रुपए का नुकसान है, उसको हम लोग एक सिंगल एक अकाउंट में पास कर सकते हैं, बोल सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ध्यान देना यहां पर आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं लिख सकते बिकॉज डिस्काउंट तो 5 रुपए का ही है, बट डिस्काउंट भी क्योंकि एक तरह का लॉस है इसलिए हम लोग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में एक साथ पूरा 15 रुपीज लिख सकते हैं। ओके अब इसका रिडेम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या होगा? रिडेम्पशन के टाइम पे टोटल पेमेंट करना है 110 का, तो 9% डिबेंचर अकाउंट में तो डेबिट होगा 100, साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी डेबिट होगा 10 एंड डिबेंचर होल्डर में क्रेडिट होगा 110 एंड फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा 110 का, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 110 टू बैंक अकाउंट 110। केस 5 केस 6 में कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। ये वाला मटेरियल हम आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इस मटेरियल से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 होमवर्क है एंड इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 29 जो हम लोग डिस्कस किए हैं अभी एग्जांपल एग्जैक्टली वही है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 होमवर्क है। दैट मींस होमवर्क इज 10, 11, 12, 13, 29 और 30। होमवर्क क्या है नोट कर लीजिए। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 29 एंड 30। ये सारा ही बहुत इजी क्वेश्चन है। अपने नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग को ये होमवर्क करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आज के क्लास में कवर किए हैं जो कॉन्सेप्ट्स, एंड बाकी के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज वाले क्लास में हम लोग ऑलरेडी सिंपल एंट्रीज वाला देख चुके हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम लोग समझ चुके हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर व्हेन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन इज गिवन ये भी हम लोग कर चुके हैं। बाकी तीनों टॉपिक जो है वो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये तीनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे एंड जो ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।